देखिए, आज हम लोग कक्षा 10 के दर्पण की बात करेंगे। दर्पण में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है रेखीय आवर्धन, यानी गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन। आज हम उसको पढ़ेंगे और परीक्षा में इंपॉर्टेंट की तरह ये रहता है और बार बार ये परीक्षा में आता रहता है। देखिए, इसमें पढ़ना है आपको गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन। गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन। गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन। अब यहां से हमें पढ़ना है। अब इसमें गोलीय दर्पण की बात किया गया है, तो गोलीय दर्पण में आपका दो प्रकार का, एक हो जाएगा अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन, और एक हो जाएगा उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन। आवर्धन ये पढ़ना है आपको। एक अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन पढ़ना है, एक जो है उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन पढ़ना है। और बार बार आपसे यही पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो अब इसमें चित्र सहित व्याख्या किया जाएगा। तो अब देखा जाए यहाँ पर कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो रेखीय आवर्धन यानी कि हम पढ़ेंगे पहले इसमें अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। अब यहां से अब रेखीय आवर्धन किस दर्पण का कहा गया? अवतल दर्पण का। तो पहले एक हम गोलीय पृष्ठ लेंगे और उसके उभरे हुए पृष्ठ पर हम कलई कर देते हैं, तो दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण हो गया। इसके दर्पण के एकदम बीचों बीच भाग से एक हम मुख्य अक्ष खींचते हैं और जा करके यह जहां पर ये मिलता है उसी को हम ध्रुव कहते हैं, जिसको हम पोल कहते हैं। और दर्पण से एक हमारा फोकस बनेगा जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, और एक हमारा गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र बनता है जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हमें रेखीय आवर्धन पढ़ना है, तो इसमें हमें पहले ज्ञात करना है कि जब प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे उसी के आधार पर इसको प्रदर्शित करना है। जैसे प्रतिबिंब आप पढ़े थे स्थिति नंबर 2, आपने स्थिति नंबर 2 पढ़ा था। स्थिति नंबर 2 में कहा गया था कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तब उसके प्रतिबिंब की स्थिति पर हमारा प्राप्त होगा अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन। तो अब कहा गया इधर हमारा अनंत हो गया, इधर हमारा वक्रता केंद्र हो गया। अब कह रहा है कि यहीं पर एक हम वस्तु को हम दर्शा देते हैं, और यह वस्तु हो गया, वस्तु आपका ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। अब इसमें जब पढ़ रहे थे आप स्थिति नंबर 2 में, तो आपको प्रतिबिंब बनने का 3 नियम बताया गया था। उसमें 2 नियम के आधार पर ही आपके एक प्रतिबिंब का आरेख खींचा जाता है। तो इसमें जो है आपका 2 नियम लगेगा। हम पढ़ाते हैं तो उसमें रूल नंबर 1 और 3 लगता है। रूल नंबर 1 और 3। फर्स्ट रूल कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। और स्थिति नंबर 3 कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण तल से टकराने के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस चली जाती है। उसी के आधार पर यहाँ पर हम खींचेंगे प्रतिबिंब। कहा जाता है रूल नंबर फर्स्ट में कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण तल से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधी रेखा में चली जाती है। ये आपका हो गया ये तल
यह आपका अवतल दर्पण का तल हो गया। यहां से प्रकाश की किरण गई, तल से टकरा करके यह परावर्तित हो गई। फिर स्थिति नंबर 3 कहता है कि इसी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई यह तल पर जाती है और जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से ही वापस चली जाती है, और जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें काटती हैं वही बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। और यह प्रतिबिंब आपका उल्टा बना, यानी कि यह आपका ए डैश हो जाएगा, यह बी डैश हो जाएगा। यह ए डैश हुआ और बी डैश हुआ। तो इसमें इस स्थिति के आधार पर देखा जाता है कि इसकी स्थिति क्या हुई। तो कहा जाता है कि वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है और वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब यहां से आपको ज्ञात करना है कि इसका आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन के लिए पहले इस डायग्राम में जितना मान दिया गया है सबको प्रदर्शित किया जाए। जब ये प्रकाश की किरण जाती है और तल पर मिलती है तो इसको हम यन से प्रदर्शित करते हैं। यह आपका m1 हो जाएगा, यह आपका m2 हो जाएगा। और यह वस्तु है, वस्तु की जिसको हम बिंब की भी ऊंचाई कहते हैं और प्रतिबिंब की भी, अरे वस्तु की ऊंचाई भी कहते हैं। तो यह आपकी हो जाएगी वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई कहा जाता है। यह हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई या लंबाई कहा जाता है। यह है आपका प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई कहा जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि अभी हो गया, इसको हम वस्तु की ऊंचाई को हम यच से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम यच डैश से प्रदर्शित करते हैं। और यहां पर देखिए, अब जहां पर वस्तु रखा गया है दर्पण से दोनों के बीच की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं और जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है उसके दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें देखा जाएगा जो भी दर्पण के सामने जो स्थिति प्रदर्शित की जाती है सभी को ऋणात्मक में प्रदर्शित की जाती है। अब यहां से देखिए, अब रेखीय आवर्धन का परिभाषा क्या होगा, यानी कि अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन की परिभाषा। हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र बनता है कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई बटा के आपका हो जाएगा वस्तु की लंबाई या ऊंचाई। ये है आपका सूत्र। जैसे आपकी परिभाषा वैसे आपका ये सूत्र हो गया कि रेखीय आवर्धन का कहा जाता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई को अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हम स्थिति के आधार पर ज्ञात करेंगे। आपको AB बराबर दिया है, आपको स्मॉल h, और A डैश B डैश बराबर दिया है आपको स्मॉल h डैश। फिर आपको AN बराबर दिया है आपको -u, और आपको B डैश P बराबर दिया है V। अब स्थिति के आधार पर हमें रखना है। तो अब हम रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित किए थे। m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि A डैश B डैश या हो जाएगा आपका बटा के आपका हो जाएगा AB बराबर इसी के फिर हो जाएगा। अब वस्तु की स्थिति के आधार पर और प्रतिबिंब की स्थिति के आधार पर होता है प्रतिबिंब का दिया है आपका B डैश P बटा के आपका A
n हो जाएगा। तो m बराबर आपका हो जाएगा a डैश b डैश को किससे प्रदर्शित किया गया है, h डैश से, और a डैश यानी कि ab को किससे, आपका h से बराबर आपका हो जाएगा pb डैश आपका v हो जाएगा, और an को u से प्रदर्शित किया गया है माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर इस स्थिति के आधार पर देखा जाए तो अब हमारी प्रतिबिंब जब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, उल्टा बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा ऋणात्मक होती है। तो m बराबर a से कट जाएगा, तो माइनस h बटा के h बराबर v अपान u हो जाएगा। तो इसी के आधार पर रखा जाएगा m बराबर h डैश अपान h इक्वल यह हो जाएगा माइनस v अपान u। ये आपका रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। अब इसके स्थिति के आधार पर कहा जाएगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक में ली जाती हैं, और प्रतिबिंब के स्थिति पर आधार पर देखा जाएगा तो नीचे की जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य अक्ष के नीचे वह ऋणात्मक में, तथा मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा प्रतिबिंब तो वह धनात्मक में लिया जाता है। यही है आपका अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन की स्थिति का सूत्र।